रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात। इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं विभिन्न बीमारियों को लेकर। आज हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ रहे हैं प्रकाश अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर वीएस चौहान जी, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं। मैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर वीएस चौहान जी का स्वागत करता हूं। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये बताइए, कोरोना काल में शरीर के विभिन्न अंगों पर असर पड़ता है, तो हड्डियों को लेकर क्या आपके स्टडी कहती है कि क्या असर हड्डियों पर पड़ा है, और पोस्ट कोविड में लोग क्या एहतियात बरतें? जी देखिए विनोद जी, कोरोना जैसे हम सब जानते हैं कि वायरस का इन्फेक्शन होता है जी। और कोई भी वायरस इन्फेक्शन जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब जैसे मसल्स, जॉइंट, लिगामेंट्स और बोन्स आती हैं, उसमें आफ्टर ऑल वो भी एक शरीर का अंग है और वहां भी ये इफेक्ट करता है। और नॉर्मली जो पेशेंट जैसे फीवर के साथ साथ उसको जैसे खांसी रहता है और उसको साथ में ब्रेथलेसनेस है, साथ में उसको फटीग रहता है, जोड़ों में दर्द रहते हैं, मसल पेन रहते हैं, जॉइंट पेन या आर्थराइटिस रहता है, तो ये सब एक वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। किसी भी वायरल इन्फेक्शन में कॉमन वायरस भी अगर होता है जी। तो भी ये सब सिम्टम उनमें होते हैं। आपको कमजोरी लगती है, आपको जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स में पेन होता है, कमर में दर्द होता है, तो ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन का इंटीग्रल पार्ट है। और सिमिलरली कोविड-19 के इन्फेक्शन में भी ये सब चीजें मिलती हैं। तो जो कोविड पोस्ट के बाद वो लोग क्या एहतियात बरतें ताकि उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हों, और अगर कमजोर है तो वो किस तरीके से अपने को बचा के रखें? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा विनोद जी कि क्योंकि कोविड में जहाँ पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है जी, और इस बार तो मैंने देखा है जो घर पे भी रहे क्वारंटाइन में या होम आइसोलेशन में जी, इसमें स्टेरॉइड एक बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। और हाई डोजेस में बल्कि स्टेरॉइड लगते हैं और जो धीरे धीरे टेपर ऑफ होते हैं। तो स्टेरॉइड डेफिनेटली आपको लाइफ सेविंग ड्रग है, आपको रिलीफ देते हैं, आपको एक बेटर फीलिंग का सेंस देते हैं। लेकिन स्टेरॉइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि हड्डियों का जो कैल्शियम है जी, उसको ये डिसॉल्व कर देते हैं। अच्छा। तो हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। कहीं भी स्टेरॉइड थेरेपी अगर चलती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म में तो होना ही है, पर इवन शॉर्ट टर्म में जिन डोजेस में इसमें दिया जाता है तो बोन्स का कैल्शियम उसमें ऑलरेडी और घुलने लगता है। वैसे भी इंडियन पॉपुलेशन में ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है, हड्डियां कमजोर होती हैं, खासकर एल्डरली पॉपुलेशन जो है, जो अबाउ 60 है, अबाउ 50 है, फीमेल से पर्टिकुलरली 45-50 के बाद मैंने जो देखा है बोन डेंसिटी में हर एक में ऑस्टियोपेनिया या कमजोरी हड्डियों की मिलती है। तो उसमें ऊपर से अगर आपने स्टेरॉइड दिए हैं तो डेफिनेटली वो और हड्डियों को कमजोर करता है। तो पोस्ट कोविड में कैल्शियम जरूर लेना चाहिए, विटामिन जरूर लेने चाहिए, विटामिन डी पर्टिकुलरली, और साथ में हल्का फुल्का व्यायाम, एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा तो नहीं मैं कहूँगा क्योंकि बॉडी ऑलरेडी कमजोर होती है, फटीग होती है, बट डेफिनेटली हल्का व्यायाम भी जरूरी है। और बाकी चीजें धीरे धीरे ही, क्योंकि जहाँ पेशेंट को 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, चाहे वो लो डोजेस दिए गए, तो उनको रिकवर होने में डेफिनेटली टाइम लगता है। अच्छा, एक और बड़ी समस्या है कि कुछ लोग, मतलब ज़्यादातर जो काम करते थे कंपनियों में जाके, उनका मूवमेंट बना रहता था। अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से वो ना तो बाहर घूमने जा पाते हैं, उनकी एक्सरसाइज भी कम हो गई है और दिन भर वो बैठे रहते हैं, तो उसका उनके शरीर के स्ट्रक्चर पर, हड्डियों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अब मैं अपने बहुत अच्छी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हाथ से काम करने वाले कारपेंटर या लोहार होते हैं जी, वो कोई कैल्शियम नहीं खाते। मुझे नहीं पता वो कितना दूध पीते हैं, पर अगर आप उनकी हड्डियों की जांच कराएं और एक नॉर्मल पर्सन की जांच कराएं तो उनकी हड्डियां बहुत मजबूत निकलती है, जबकि वो कोई एक्स्ट्रा कैल्शियम नहीं खाते।
तो हड्डी मजबूत होने का जो सबसे बड़ा स्टिमुलस है जी, वो एक्सरसाइज है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि पोस्ट कोविड ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, पर एक नॉर्मल एक्सरसाइज जरूर करें, थके ना, चाहे थोड़ा थोड़ा 2-3 बार करें। तो एक्सरसाइजेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्टिमुलस है जो बोन्स को मजबूत करने में मदद करेगा, क्योंकि वो एक नीड है। हड्डियां नेचुरल लोहार है जो हथौड़ा चला रहा है, खंड चला रहा है, उसको कोई कैल्शियम मत दीजिए, उसको कोई विटामिन डी मत दीजिए, पर वो नेचर उसकी हड्डियों को बहुत मजबूत बना देती है। तो मेरा कहने का पर्पस ये है, अगर आप घर में हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर आपको एक्सरसाइज करने से कोई मनाही थोड़ी है। आप यॉगिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप घर बैठक कर सकते हैं, आप योगासन कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। तो ये तो आपकी विल और विश के ऊपर है कि आप मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि जो वॉक करने में आपको इतनी थकान नहीं होती है जितना योगा आपको थका देता है अगर आप ढंग से कर रहे हैं। तो आप घर में रह के भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए जरूरी है। तो इसमें लॉकडाउन को या होम वर्क फ्रॉम होम को दोष मत दीजिएगा, दोष अपने को दीजिएगा कि आप आलस की वजह से या अपनी नेचर की वजह से आप उसमें वरना घर में आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कमरे में कारपेट लगा के आप बहुत अच्छी यॉगिंग एक्सरसाइजेज और इवन साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। जी, ऐसी समस्या है छोटे बच्चों की जो स्कूल में जाते थे तो उछल कूद करते थे, काफी मतलब उनकी एक्सरसाइज तो ऐसी हो जाती थी, स्कूल में आते जाते घूमते दौड़ते। अब उनकी धमा चौकड़ी बंद है, वो घर पे ही ऑनलाइन 3-3, 4-4 घंटे बैठ के मोबाइल पे और उस पर बैठ के बातें करते हैं। तो उनके शरीर पर भी जो असर पड़ रहा होगा, आपने देखा होगा, लोग आते भी होंगे आपके पास, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? जी देखिए, मैंने बहुत लेक्चर्स दिए हैं, बहुत लेक्चर्स दिए। मैं हमेशा एक हेल्दी लिविंग के लिए कुछ चीजें हैं जिसमें नंबर 1 है न्यूट्रिशन। जी, न्यूट्रिशन आपको ये नहीं कि महंगा कोई आप बादाम खाएं, बट एक बैलेंस डाइट जिसमें सब दाल हो, जिसमें सब्जियां हो, जिसमें चपातियां हो, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, आप समझ गए, विटामिन हो। नंबर 2 होता है एक्सरसाइज। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसके साथ साथ हेल्दी लिविंग के लिए एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है। थर्ड होता है स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे का एक स्लीप या आफ्टरनून में थोड़ा स्लीप आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फोर्थ, हाइजीन। अपने को आप साफ सुथरा रखिए, कोई इन्फेक्शन ना हो, आप प्रॉपर बाथ लीजिए, अच्छी सोप्स यूज करिए। एंड फिफ्थ है पॉजिटिव एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। ये 5 इंग्रेडिएंट्स किसी भी हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है। तो एक्सरसाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ठीक है, आप घर में है लेकिन घर के सामने खुला है, कोई छत है, कोई पास का पार्क है, लेकिन पार्क में कोई मनाही थोड़ी है। आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपना मास्क लगाइए और करिएगा। तो मेरे ख्याल से घर के आसपास नोएडा में या कहीं तो खासकर बहुत पार्क है। हाँ, आप डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा, पर घर के आते में भी एक्सरसाइज हो सकती है, बच्चे बाहर ही खेले। और बस बात ये कि हम उनको गाइड करें, उनको एनकरेज करें। छत पे आप अच्छे से एक्सरसाइज बच्चे खेल सकते हैं, घर के बरामदे में, बड़े कमरे में, ड्राइंग रूम में, घर के बाहर, छोटे पार्क में, सड़क पे। तो ये तो जगह तो बहुत है। अगर आपकी इंटेंशन उनको खिलाने की और सिखाने की है तो मैं नहीं समझता किसी तरह की कोई कमी है, एटीट्यूड की कमी है बेसिकली। एक और महत्वपूर्ण है इस समय हमारी सोसाइटी का जो प्रमुख हिस्सा है वो है डायबिटीज मरीज, और मुझे लगता है कि हर घर में डायबिटीज मरीज ज़रूर मिलेंगे। तो इस दौरान डायबिटीज मरीज चूँकि लंबे समय तक दवाई खाता है तो उसकी जो हड्डियों पर असर पड़ता है उसको लेकर सर आप क्या बताएंगे? और एहतियात के रूप में, क्योंकि दवाई भी चलती रहती है और हड्डियां कभी कभी पता चला कि पैर सुन्न हो गए हैं, पैर कभी पता चला कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए क्या आपकी एडवाइस है? देखिए विनोद जी, डायबिटीज बेसिकली इस कंट्री में एंडेमिक है। मतलब बहुत नंबर इंडिया से इंडिया में कम से कम 6 करोड़ 10 करोड़ के बीच में डायबिटिक पेशेंट्स होंगे कम से कम। जी। और
दो तरह की डायबिटीज होती है, एक जुवेनाइल डायबिटीज होती है, एक मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप होती है। जुवेनाइल में जो इंसुलिन है वो नहीं बनता, वो बचपन से होती है या अर्ली एज से होती है। और ये जो मैच्योरिटी ऑनसेट है बेसिकली 30, 35, 40, 45 साल के बाद होती है। तो इसमें ये बेसिकली एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। डायबिटीज जो है, जो मैच्योरिटी ऑनसेट है, ये डिजीज में नहीं मानता, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। और मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में देखा है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड होके आपने बैलेंस डाइट लिया और आपने एक्सरसाइज किया और आपने योगा प्राणायाम किया और आपने अपने को स्ट्रेस फ्री रखा, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक डायबिटीज स्ट्रेस इंड्यूस होती है। अगर कोई भी स्ट्रेस है, आप डायबिटीज नहीं है, बॉर्डर लाइन है, पर अगर आपको कोई ट्रॉमा है, आपको कोई स्ट्रेस है, कोई फैमिली स्ट्रेस है, कोई डिजीज का स्ट्रेस है, तो ये इसको हम स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज के लिए डाइटिंग जरूरी है। ऑफ कोर्स आप ये नहीं कि आप बहुत चीनी खाएं, गुड़ खाएं, मीठा पिए, जूस पिए, पर उससे ज्यादा जरूरी आपको एक्सरसाइज है। इट इज नॉट टेकिंग मोर कैलोरीज, इट इज बेसिकली कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज। और मैंने अपने प्रैक्टिकल में आपको एग्जांपल देता हूँ एक पेशेंट का जिसको 850 जिसका ट्राइग्लिसराइड था, 850 जो कि नॉर्मल 150 होता है, और उसका शुगर था रफली 400। और वो सिर्फ एक्सरसाइज से और वॉक से वो बिल्कुल उसका 150 पे वो आ गया और शुगर बिल्कुल 94 पे आ गया। तो अल्टीमेटली हम लोगों में ना सेल्फ डिसिप्लिन की कमी, हमारे में कल्चर में कमी है कि हम एक्सरसाइज को, हम बहुत बिजी हैं और बिल्कुल टाइम नहीं है। ये सब इट इज लैक ऑफ एटीट्यूड। टाइम हमेशा है, आप 40 मिनट 1 घंटा अपने लिए 24 घंटे में, हफ्ते में 4-5 दिन तो कम से कम निकाल सकते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलता हूँ भाई आप सैटरडे 2 बार एक्सरसाइज करिए, संडे 2 बार करिए, बाकी दिन आप ऑल्टरनेट डे कर लीजिएगा। तो प्रॉब्लम बेसिकली एटीट्यूड और डिसिप्लिन की है। प्रॉब्लम मतलब ये नहीं है कि मतलब बीमारी है, आप उसको टैकल नहीं कर रहे हैं, आप परहेज नहीं कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि डायबिटीज, जैसे मैंने बोला, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके बहुत हद तक डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और मिनिमम मेडिसिन के साथ आप ठीक हो सकते हैं। जी जी। अच्छा, कोरोना काल में अब तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उस संदर्भ में आप डॉक्टर के नाते क्या सुझाव देंगे कि गवर्नमेंट को अभी से उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिससे दूसरी लहर में जो दिक्कत आई थी उसकी दिक्कत ना आए? देखिए, दूसरी लहर में हम लोगों ने कोविड अस्पताल चलाए हैं। ग्रेटर नोएडा में हमारा पूरा कोविड था, नोएडा में आइसोलेशन हमारा हॉस्पिटल था। जी जी। देखिए, मैं बाय नेचर में किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि दोष दूंगा तो पब्लिक को ही दूंगा। जी। क्योंकि हम लोग इनडिसिप्लिन हो गए थे, हम मॉल्स घूम रहे हैं, हम दुनिया भर के शॉपिंग कर रहे हैं, कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं है, हम लोगों ने सोचे सब कुछ नॉर्मल हो गया था, पर वायरस अपना काम कर रहा था। तो हमने खुद वो सब सिचुएशन फेस की और इसमें इवन सरकार ने बहुत मेहनत की, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मेहनत की, प्राइवेट डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, फिर गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत किया, सबने मिलकर काम किया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत मेहनत किया। लेकिन अगर मरीज 50 की जगह 500 होंगे तो हम किसको दोष देंगे? बिल्कुल। तो अल्टीमेटली देयर इज ए ह्यूज पॉपुलेशन जहाँ पे 135-40 करोड़ लोग हैं, अगर उनको वो डिसिप्लिन नहीं होंगे तो कोई भी, सारी सरकारें भी विश्व भर की मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। हमारे क्योंकि 24 करोड़ 25 करोड़ पॉपुलेशन है जी, जी, जी। और उन्होंने समस्याओं से जूझा है। और यहाँ तो आप देखिए कितना पॉपुलेशन है, और नोएडा में तो खासकर बाहर के पेशेंट बहुत आए क्योंकि नोएडा मेडिकली बहुत एडवांस था। जी जी। तो आप कैसे दिल्ली के पेशेंट, इलाहाबाद के पेशेंट, लखनऊ के पेशेंट, आगरा के, आप कैसे मना करते? तो जो मुझे लगा समस्या बेड की नहीं होती, समस्या थी ऑक्सीजन की। तो अब ऑक्सीजन के लिए मेरे ख्याल से सरकार ने काफी मेहनत कर रही है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहे हैं, इवन हम प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी ऑर्डर कर रहे हैं, टैंक लग रहे हैं जो आपके लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के टैंक लग रहे हैं।
लेकिन अल्टीमेटली ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होती तो देखिए विनोद जी, बेड तो जहाँ 100 है आप 25 बेड और डाल लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल 50 बेड और डाल लीजिएगा, बिल्कुल। पर अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो हमने तो और पेशेंट को डिस्चार्ज किया, भाई ऑक्सीजन ही नहीं है। आप अगर आपने पेशेंट को एडमिट कर लिया फिर तो आपकी लायबिलिटी बन जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की वजह से कुछ हो गया फिर आपको माफी नहीं है। तो सबसे ज्यादा कमी रही ऑक्सीजन की, और इतना वर्कलोड था कि मैन पावर में भी दिक्कत हुआ। पर प्रोबेबली अब सरकार भी इस पे काफी काम कर रही है, काफी पीएसए जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं, जेनेटिक प्लांट, वो लग रहे हैं, और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के टैंक लग रहे हैं। एंड प्रोबेबली इवन हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी इस तरफ सब काम कर रहे हैं। लेकिन उससे जरूरी ये है कि थर्ड वेव आए ना। बिल्कुल। अभी लोग ना भूलें कि वायरस कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है, वायरस को अपना काम कर रहा है। उससे हमें जो बेसिक चीजें, डिस्टेंसिंग, मास्क और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सिंपल चीजें हैं। बिल्कुल। तो ये तो भैया करना पड़ेगा, नहीं तो सफर तो जनता ही करेगी और लोग भी करेंगे। और जो सेकंड वेव में हम सबने बुरा हाल देखा है, जी जी, कितनी यंग लाइफ, कितनी डेथ हम लोगों ने सबने देखी है अपनी आंखों से। तो ये तो सबको मिलजुल के ही करना पड़ेगा। किसी सरकार, इसमें कोई राजनीति करने की वो नहीं है, गुंजाइश। ये सबकी जिम्मेदारी है। देश हमारा है, सिस्टम हमारा है, लोग हमारे हैं, हमें खुद ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अब आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, कि वैक्सीनेशन को लेकर लोग परेशान हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि नहीं लगवाना है, तो इस बारे में डॉक्टर के नाते आप जानते होंगे कि वैक्सीन की क्या महत्ता है और शरीर में उसके लगने के बाद लोगों को क्या फायदा होगा, वो आप से बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखिए विनोद जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये वैक्सीन जो आए हैं सब, ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में आए, और हो सकता है इनकी सारी ट्रायल्स जो कायदे में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हो। लेकिन इमरजेंसी में कुछ चीजें बाईपास की जाती है, बिकॉज यू हैव टू असेस रिस्क एंड यू हैव टू असेस एडवांटेज। तो ये मैं मानता हूँ कि इसमें सारी जो पूरी ट्रायल, ब्लाइंड ट्रायल, डबल ब्लाइंड ट्रायल जो होनी चाहिए थी, पर उसमें कई साल लोग लग जाते। पर हम इतने साल अगर वेट करते तो डेफिनेटली तब तक बहुत नुकसान हो चुका हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैं किसी वैक्सीन, चाहे वो फाइजर का है, चाहे वो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट का है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या और भी जो स्पुतनिक है रशिया का, जो भी ये वैक्सीन है, इनमें कहीं ना कहीं वो चीजें जो 100%, पर उस वैक्सीन को डेवलप होने में फिर 5-10 साल लगते हैं। जी जी। फिर वो 6 महीने या साल भर में डेवलप नहीं होता। पर एज ए डॉक्टर मेरा ये है, मैंने खुद दोनों वैक्सीन ली है। जी जी। पहला वैक्सीनेशन मेरा जनवरी 28 को हुआ था, दूसरा वैक्सीनेशन मेरा फरवरी 26 को हुआ था। और उसके लगने से मैं कह सकता हूँ कि जो हमने एंटीबॉडीज भी टेस्ट कराई थी। तो वैक्सीन के बाद डेफिनेटली हमारी जो एंटीबॉडीज है वो बढ़ी है। तो मैं मानता हूँ कि वो आई फील बेटर, आई फील सेफर। और पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रिकॉशन लाऊं, जहां तक पॉसिबल है हमें प्रिकॉशन भी लेना चाहिए। लेकिन हमें वैक्सीनेशन, मैं तो राय दूंगा कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। हमें सबको पता है कि एयर पॉल्यूटेड है, पर क्या हम सांस लेना बंद कर देते हैं क्या? भाई हमें पता है कि पार्टिकल जो है 750 एयर में, तो आप प्रिकॉशन लेते हैं, पर क्या सांस नहीं लोगे क्या? तो सिमिलरली मुझे पता है कि वैक्सीन may not be 100% efficacy, और वो ये कह भी नहीं रहे कि 100% efficacy है, पर 90%, 94%, 85%, whatever it is, तो कम से कम आपको सेफ तो करेगा। और हमने तो देखा है, हमने पहले एंटीबॉडीज कराई टेस्ट, वो देवर 1.4, उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद अभी हमने मेरे से 15-20 दिन पहले कराई थी दोनों वैक्सीन के बाद, इट वाज 2.4। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन ने एंटीबॉडीज बढ़ाई हैं। बिल्कुल। तो मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि 100% गारंटी तो देखिए किसी मेडिसिन की भी नहीं होती है। आपको पहले कहते थे जी, मतलब ये दवाई आइवरमेक्टिन एफिकेसी नहीं, ये भी बेकार है। पहले कहा था HCQS काम आएगा, बाद में पता पड़ा ये भी WHO ने मना कर दिया है। फिर आएगी रेमडेसिविर का रोल डाउटफुल है। तो बिकॉज ये नई डिजीज है और इसमें बहुत चीजें अभी चल रही हैं, बट
हम लोगों को सब चीजें ले लेनी चाहिए, उसमें कम से कम कोई नुकसान थोड़ी है वैक्सीन लेने में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप प्रॉपर इंडिकेशन है, हाँ बीमार लोगों के लिए, कार्डियक पेशेंट के लिए शायद उनको अवॉइड किया गया है, लेकिन अदरवाइज वैक्सीन लेना चाहिए। और पूरा युद्ध स्तर पे वैक्सीन की तैयारी हो रही है। लग रहा है तमाम संस्थाएं इसमें आगे आके, आपकी नोएडा लोकमंच आके, आपकी फुनरवाज और आपकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे सब एनजीओ लगी हुई हैं। तो वैक्सीन सबको लेना चाहिए, और इतना मेहनत करके सब अरेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए हो रहा है। तो मैं तो बिल्कुल ये सजेशन दूंगा कि इसमें कोई देरी ना करें, अगर नहीं लगवाए तो लगवा लें। और अब तो शायद बच्चों के लिए भी वैक्सीन लगने की वो आ रही है, जी जी, क्योंकि थर्ड वे में जो प्रॉब्लम है वो प्रोबेबली जो कहा गया है, नॉट श्योर, बच्चों के लिए भी कहीं उसमें वो है, ज्यादा रिस्क है। जी जी, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम को समय दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। हम लोग हमेशा जनता के लिए और हम सब समर्पित हैं। कहीं भी हम लोग कुछ भी कर पाए, हमारे लिए ये भाग्य की बात है, और आप इसमें एक माध्यम बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इसमें कुछ जनता के लिए कहने का मौका दिया, उसके लिए आपको फिर से धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप सुन रहे थे नोएडा के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ प्रकाश अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर वीएस चौहान को, जिन्होंने हड्डियों से जुड़ी हुई वे सब बातें बताई जो हमें कोरोना काल में हमारी मदद करेगी। साथ ही उन्होंने हिदायत भी दी कि कैसे हम अपने को, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हों, अपने को कैसे सेफ कर सकते हैं। इन सब बातों के साथ हम आपको जन की बात कार्यक्रम में अन्य विशेषज्ञों से जोड़ते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम, आपकी अपनी आवाज़।